नमस्कार दोस्तों, ऑफिसर्स ट्रैक हिंदी मीडियम में आपका स्वागत है। हम लोगों ने 11 क्लासें कर ली थी पीछे, सेकेंडरी मार्केट तक। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। शेयर बाजार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। इसमें पहला क्या है? बाजारी पूंजीकरण, जिसे बोलते हैं कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। बाजारी पूंजीकरण किसी कंपनी के बाजारी मूल्य को दर्शाता है कि उसके बाजार में क्या मूल्य है कंपनी की, कितनी बड़ी कंपनी। उस कंपनी के कुल शेयरों की संख्या को कंपनी के एक शेयर के मूल्य से गुणा करके की जाती है। ठीक है, जैसे 200 शेयर हैं और मूल्य है 5 रुपये, तो मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। ठीक है, तो 1000 हो गया। बाजारी पूंजीकरण कुल शेयरों की संख्या मल्टीप्लाई एक शेयर का मूल्य कितना है। ठीक है, तो जब शेयर बाजार खुला रहता है, जब कोई शेयर मार्केट ओपन होता है, तब एक कंपनी का बाजारी पूंजी क्या बदलता रहता है, क्योंकि शेयर की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। बाजारी पूंजीकरण के आधार पर यह तय होता है कि एक कंपनी का आकार क्या है। बाजारी पूंजीकरण के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड की क्या है, एनवीडिया है इसकी सबसे बड़ी कंपनी। और इसी के आधार पर अमीर लोगों की सूची भी तैयार होती है, सबसे अमीर लोगों की सूची भी तैयार होती है। अगला है ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी क्या है? वे कंपनियां जो आकार में बड़ी होती हैं और निरंतर समृद्धि दर्ज करती रहती हैं। ठीक, जिनके रेशियो बढ़ता रहता है और उनका लाभांश भी हमेशा वो देते रहते हैं अपने शेयरधारकों को। लाभ का एक निरंतर इतिहास होता है कि हमेशा वो लाभ पर रहती हैं कंपनियां, एवं समय समय पर डिविडेंड भी शेयरधारकों को देती रहती हैं। और इसमें लोग निवेश भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट, कि इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि ये कंपनियां कभी डूबती नहीं जल्दी। इन्हीं को क्या बोलते हैं? ब्लू चिप कंपनी। प्रमुख सूचकांकों में सम्मिलित की गई सभी कंपनियां क्या ब्लू चिप कंपनी होती है, परंतु सूचकांक में सम्मिलित कंपनियां ही केवल नहीं ब्लू चिप कंपनी, मतलब प्रमुख जो सूचकांक हो उसमें सम्मिलित की गई जो सभी कंपनियां वो ब्लू चिप कंपनी होती हैं। लेकिन केवल वही नहीं होती हैं, और भी होती हैं ब्लू चिप कंपनी। तेजड़िया एवं मंदड़िया, बुल्स एंड बियर्स। तेजड़िया एवं मंदड़िया ये कौन होते हैं? दोनों ही क्या होते हैं? इन्वेस्टर होते हैं। तेजड़िया क्या करते हैं? आशावादी होते हैं, ये आशा रखते हैं कि बाजार में तेजी आएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं? ये खरीद करते हैं बाजार, तो बाजार और तेज़ी से बढ़ता है, अतः वे शेयरों की क्या खरीदारी करते हैं। और मंदड़िया क्या करते हैं? निराशावादी, निराश होते हैं। वो क्या करते हैं? बाजार का अनुमान लगाते हैं कि हाँ भविष्य में मंदी हो सकती है, तो अपने शेयर बेचने लगते हैं। यही कारण है कि शेयर की बिक्री करते हैं। जब शेयर बाजार लगातार क्या ऊपर की ओर जाता है, तब बाजार को क्या बोलते हैं? बुलिश कहा जाता है। शेयर मार्केट अगर बढ़ रहा हो तो उसे बुलिश कहते हैं, जबकि बाजार अगर नीचे की ओर जाए तब इसे क्या करते हैं? बीरिश कहते हैं। ठीक है, इस तरह स्टैक किसे बोलते हैं? शेयर बाजार में बुल्स एवं बियर्स की तरह स्टैक भी निवेशक, ये भी कौन होते हैं? इन्वेस्टर होते हैं। वे क्या करते हैं? बाजार की दिशा का अनुमान लगाते हैं। ये अल्पकालीन निवेशक होते हैं। ये अल्पकालीन होते हैं, मतलब इनको तुरंत लाभ चाहिए। अल्पकालीन लाभ बनाने के उद्देश्य से निवेश करते हैं कि हमें तुरंत का तुरंत लाभ मिल जाए, आज ही मिल जाए। तत्काल लाभ बनाने का प्रयास करते हैं। वे क्या करते हैं? एक ही दिन में शेयर खरीद कर उसी दिन बेचने का प्रयास करते हैं। वे क्या करते हैं? सामान्यतः आईपीओ में निवेश करते हैं। जो आईपीओ जारी होती है उसमें निवेश करते हैं, और आप आईपीओ जिस दिन लिस्टिंग होती है आईपीओ की मार्केट में, उस दिन क्या करते हैं? शेयर उस दिन वो बेचकर लाभ कमा लेते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राइट इशू। राइट इशू क्या होते हैं? पहले से ही सूचीबद्ध एक कंपनी क्या करती है, उसको पैसे की ज़रूरत होती है, अपना व्यापार बढ़ाना है, तो अतिरिक्त शेयर बेचकर पूंजी प्राप्त करना चाहे, तब क्या राइट इशू का प्रयोग करते हैं। राइट इशू के अंदर क्या है? एक कंपनी छूट दर पर, डिस्काउंट रेट पर अपने अतिरिक्त शेयर मात्र वर्तमान शेयरधारक, मतलब कोई नया शेयरधारक नहीं खरीद सकता। जो पुराने शेयरधारक हैं वो वर्तमान में
जिनके पास शेयर हैं वही इनको ले सकते हैं डिस्काउंट पे। 100 का शेयर है तो उसमें कुछ भी 5% 10% ऐसे डिस्काउंट दे के दे सकते हैं। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? एक कंपनी क्या करती है, इच्छुक निवेशकों को सीधे तौर पर अपने शेयर बेचती है। कोई इच्छुक निवेशक है, इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई कंपनी डायरेक्ट निवेश करती है। जब उस कंपनी के शेयरों की खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पर होने लगे तब इसे द्वितीयक बाजार कहते हैं। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज पर होने लगे तब द्वितीयक बाजार में कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर्स की खरीद बिक्री होती है। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में जैसे हम शेयर खरीदना चाहते हैं किसी कंपनी के तो उनको पहले लिस्टिंग करानी होगी मार्केट में, तभी हम खरीद पाएंगे। ठीक है। बाजार मार्केट कैपिटलाइजेशन ये अभी पीछे देख चुके हैं। बाजार मूल्य को दर्शाता है कंपनी के शेयर संख्या को गुणा करके की जाए। बाजार पूंजीकरण कुल शेयरों की संख्या ये। ठीक है। एप्पल एनवीडिया देखिए, अभी इसका करंट में डाटा भी यही है, देख लीजिएगा। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एवं एनवीडिया तीनों ही कंपनियों का बाजारी पूंजीकरण के आसपास है, आपस में ही है। पहले नंबर पे एनवीडिया है। ठीक है। अतः इन कंपनियों के शेयरों के मूल्यों के आधार पर इनका आकार ऊपर नीचे होता रहता है। अब एनवीडिया को पार कर एप्पल पुनः दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, तो ये आपस में घटती बढ़ती रहती हैं, तो इनको देख लीजिएगा। बाजारी पूंजीकरण के आधार पर भारत में कंपनियों को 3 प्रारूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में है 3 प्रारूप में है। आप शेयर मार्केट में देखेंगे तो उसमें एक स्मॉल कैप फंड आएगा, मिड कैप फंड आएंगे, लार्ज कैप फंड आएंगे। तीनों को पहले देखते हैं क्या है। स्मॉल कैप वे कंपनियां जिनका बाजारी पूंजीकरण 5,000 करोड़ रुपए तक का है उन्हें स्मॉल कैप कहते हैं। जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है 5,000 करोड़ रुपए तक, वो क्या बोलते हैं स्मॉल कैप फंड में आते हैं। और वे कंपनियां जिनका बाजारी पूंजीकरण 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा एवं 20,000 करोड़ रुपए तक उन्हें मिड कैप, 5,000 तक स्मॉल कैप और 5,000 से 20,000 करोड़ रुपए तक के मिड कैप। और जो कंपनियां जिनका बाजारी पूंजीकरण 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो वो लार्ज कैप में कहेंगे जाएंगे। ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं। आगे ब्लू चिप कंपनी देख चुके हैं। ठीक है। तेजड़िया मंदड़िया देख चुके हैं, वही कापियाँ हैं। स्टैग भी देख चुके हैं। आईपीओ के संदर्भ में इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसमें देखें भारत में आईपीओ वही कंपनी ला सकती है। भारत में कौन आईपीओ ला सकता है जिसका निवल मूल्य कितना है, नेट मूल्य कम से कम 25 करोड़ रुपए का हो। ठीक है। जैसे फिजिक्स वाला भी ले आया अपना आईपीओ। बड़ी कंपनियों को आईपीओ को मेन बोर्ड आईपीओ कहते हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं उनके आईपीओ क्या बोलते हैं, मेन बोर्ड। जबकि जो लघु एवं मध्यम आकार की कंपनियां हैं, लघु एवं मध्यम आकार के कंपनियों के आईपीओ को क्या बोलते हैं, एसएमई आईपीओ कहते हैं। एक आईपीओ में 35% हिस्सा खुदरा रिटेल का होता है। कोई एक आईपीओ जारी हो उसमें 35% कितना रिटेल लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए रिजर्व होता है। ठीक है। जैसे हम लोग आम आदमी। और 15% हिस्सा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए हुआ है, जो बड़े निवेशक हैं। ठीक है। जिनकी नेटवर्थ वैल्यू ज़्यादा है, बड़े लोग हैं, उनके लिए आरक्षित होता है। और शेष जो 50% हिस्सा संस्थागत निवेशकों को अर्थात वित्तीय संस्थानों के लिए आरक्षित हो, जो संस्थान निवेश करते हैं। ठीक है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। खुदरा निवेशक वे कहलाते हैं जो कि आईपीओ में 2 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। 2 लाख रुपए से जो ज़्यादा का निवेश करने वाले व्यक्ति हाई नेटवर्थ कहलाते हैं। ठीक। 2 लाख तक क्या होते हैं, रिटेल होते हैं। और 2 लाख से ऊपर वाले क्या कहलाते हैं, हाई नेटवर्थ। और इन दोनों से अलग एक संस्थागत निवेशक वित्तीय संस्थान होते हैं। ठीक है। सेबी ने इन्हें एक नई परिभाषा दी। इसके अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों में बाजारी पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 100 कंपनियों को लार्ज कैप
कहा जाएगा। शीर्ष 100 कंपनी को क्या कहा जाएगा? लार्ज कैप। 101वें स्थान से जो 250 तक जो कंपनी होंगी उन्हें मिड कैप कहा जाएगा। इससे नीचे जो कंपनियां होंगी उन्हें स्मॉल कैप कहा जाएगा। सेबी के अनुसार एक नई परिभाषा हुई, जो भी सूची लिस्टिंग कंपनियां हैं उनमें बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष जो सबसे ऊपर की कंपनी जिनका सबसे नेटवर्थ होगा, सबसे बड़ी कंपनी उनको 100 तक क्या लार्ज कैप, 101 से जो 250 तक है वो कंपनियां होंगी जिन्हें मिड कैप, और इससे नीचे जो कंपनी उन्हें स्मॉल कैप कहा जाएगा। ठीक है, इस सेबी के अनुसार है। इनसाइडर ट्रेडिंग, भेदिया कारोबार, जो घर का भेदी हो। एक शेयर बाजार में एक अवैध क्रिया है, इसको इलीगल माना जाता है यदि एक व्यक्ति किसी कंपनी से संबंधित होने का, कोई व्यक्ति है किसी कंपनी में हो, उस कंपनी की सारी जानकारी उसको है कि ये कंपनी क्या करने वाली है, क्या डील करने वाली है। ठीक है, तो उस कंपनी के संदर्भ में गोपनीय जानकारी रखता हो और इस जानकारी के आधार पर दीवा इन शेयरों की खरीद बिक्री करे, वह खुद इस शेयर खरीद बिक्री करे, तब इसे क्या कहते हैं? भेदिया कारोबारी। इस पर सेबी निगरानी भी रखती है कि कौन इनसाइडर ट्रेडिंग करता है। अगर इसकी जानकारी हो तो उस पर एक्शन भी होता है। सर्कुलर ट्रेडिंग, सर्कुलर ट्रेडिंग क्या है? यह भी शेयर में ये भी अवैध ही कारोबार है। इसके अंदर क्या है? कुछ निवेशक जो कि एक दूसरे से परिचित हो, कोई इन्वेस्टर जो एक दूसरे को जानते हैं, किसी कंपनी के शेयरों को आपस में खरीद बेच कर इसके मूल्य में वृद्धि करते हैं। उनके पास बहुत पैसा है, वो क्या करते हैं? बड़ी क्वांटिटी में शेयर खरीदते हैं जिससे कंपनी के शेयर की मूल्य बढ़ जाती है, और फिर क्या करते हैं? अन्य निवेशक भी इन शेयरों की, और जो अन्य निवेशक वो देखते हैं कि इसके शेयर मार्केट बढ़ रही है तो वो भी खरीदने लगते हैं। फिर यह क्या करते हैं? आपस से संबंधित निवेशक उन शेयरों को ऊपर की दर पर बेचकर लाभ बनाकर निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं? जब बढ़ गई मार्केट तो तुरंत बेच डालते हैं और फिर वो मार्केट नीचे गिर गई, जो आम निवेशक हैं उनका पैसा डूब जाता है। फ्रंट रनिंग, फ्रंट रनिंग क्या है? यदि एक शेयर बाजार में एक अवैध एवं अनैतिक गतिविधि है, ठीक है, किसी परिसंपत्ति की कीमत को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले कुछ बड़े सौदों या रेटिंग फर्मों के पूर्वानुमान की पूर्व सूचना के आधार पर शेयर बाजार में क्या खरीद बिक्री करना होता है, फ्रंट रनिंग कहते हैं। कोई परिसंपत्ति की कीमत को प्रभावित करने की क्षमता में कुछ होती हैं रेटिंग कंपनियां होती हैं, वो पूर्वानुमान लगाती कि ये कंपनी का इतना नुकसान होने वाला है, इसकी वृद्धि दर इतनी होगी इस साल, तो अगर उसमें विश्वास किया जा सकता है उसी के आधार पर ये खरीद बिक्री होती है। उसी पर खरीद बिक्री करना, इसे टेल गेटिंग के नाम से भी जाना जाता है, टेल गेटिंग। ठीक है, यह आमतौर पर क्या है? स्टॉक ब्रोकर्स, फंड मैनेजर्स आदि द्वारा किया जाता है। कौन? स्टॉक के ब्रोकर जो होते हैं और फंड मैनेजर ये करते हैं। उन्हें किसी क्लाइंट से बहुत बड़े ऑर्डर मिलते हैं, उन्हें ऑर्डर मिल गए, वे अपने क्लाइंट के लिए शेयर खरीदने से पहले अपने खाते में स्टॉक खरीदने के लिए फ्रंट रन करते हैं। वो क्या करते हैं? क्लाइंट से पहले खुद खरीद के लिए फ्रंट रन करते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपना लाभ बना लेते हैं। ब्रोकर ग्राहकों को अपने फर्म द्वारा खरीद या बिक्री की भविष्य में दी जाने सिफारिश की पूर्व सूचना के आधार पर भी स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए फ्रंट रन करते हैं। ब्रोकर क्या करते हैं कि भविष्य में कोई फर्म खरीद या बिक्री करती है तो उसके पहले ही वो खरीद बिक्री कर लेते हैं, जिससे लाभ कमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हॉस्टाइल बिडिंग। हॉस्टाइल बिडिंग क्या है? शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण है। हॉस्टाइल बिडिंग क्या है? जब किसी कंपनी के जो संस्थापक के पास अपनी ही कंपनी में अधिकांश शेयर ना हो, जब किसी कंपनी के संस्थापक के पास क्या है? अपनी ही कंपनी में अधिकांश शेयर ना हो, तब ऐसी स्थिति में यह संभव है कि कोई अन्य निवेशक संस्थापक की इच्छा के विरुद्ध उस कंपनी में बाजार में 51% इससे ज़्यादा शेयर खरीद ले। ठीक, कोई कंपनी का संस्थापक है, उसके बाद अपनी ही कंपनी में अधिकांश शेयर ना हो, अपनी ही कंपनी में शेयर ना हो, तब क्या होगा? कोई अन्य निवेशक संस्थापक की इच्छा के विरुद्ध, संस्थापक की इच्छा नहीं तब भी कंपनी बाजार में 51% ज़्यादा शेयर खरीद, तो अगर क्या किसी कंपनी में 51% 50% ज़्यादा शेयर हो गए तो उसी की वोटिंग वैल्यू होगी। ठीक है, इस स्थिति में कंपनी का नियंत्रण किसके, कंट्रोल किसके काम उसमें चले जाएगा? जो जिसके पास 51% हो गया निवेशक के पास चले जाएगा। ऐसे अधिग्रहण को शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण कहते हैं। यह अवैध तो नहीं परंतु अनैतिक कहलाती है, इलीगल भी नहीं लेकिन अनैतिक कहा जाएगा, क्योंकि संस्थापक के पास खुद ही नहीं शेयर है। नेक्स्ट क्या है? आईपीओ फाइनेंसिंग। आईपीओ वित्तीयन, एक आईपीओ में पैसे लगाने के उद्देश्य से एक निवेशक को क्या करता है? ऋण प्रदान करता है कि
आईपीओ में पैसे लगाएं, हम आपको लोन देंगे। इसका प्रयोग आमतौर पर उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तियों, जो हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं, द्वारा आईपीओ की लिस्टिंग से लाभ कमाने के लिए किया जाता है। उसके लाभ, आईपीओ की जब लिस्टिंग होती है उससे लाभ के लिए किया जाता है कि इनको ब्याज पर लोन दे दी जाए। यह एक बहुत ही कम अवधि का ऋण है, बहुत कम अवधि, जिसे एक निश्चित ब्याज दर पर शेयर की लिस्टिंग तक के लिए दिया जाता है। मान लो कोई शेयर है, आईपीओ ला रहा है कोई मार्केट में, उसकी शेयर की लिस्टिंग 5 दिन बाद होती है, तो 5 दिन के लिए उनको ऋण मिल जाता है। यदि आवंटित होते, इन्हें ऋण के लिए संपार्श्विक रूप से रख लिया जाता है। उधारकर्ता को क्या करता है, शेयर के सूचीबद्ध होने पर शेयर को बेचकर उधार के रूप में ली गई राशि को ब्याज के साथ वापस करना होता है। ठीक है, जब वो शेयर खरीदेंगे तो ऋण के लिए संपार्श्विक रूप में रख लीजिएगा। उधारकर्ता क्या है, जो उधारकर्ता बारबार है, वो के शेयर के सूचीबद्ध होने पर शेयर बेचेगा और अपना ऋण देगा और ब्याज भी देगा। शेष लाभ या घाटा उधार लेने वाले का होता है, जो ऋण लिया उसका होता है। यहाँ तक कि आईपीओ वित्तीयन का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में लॉट्स के लिए आवेदन कर उधारकर्ता को अधिक लाट मिलने की संभावना को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। मान लो हमारे पास 1 लाख है, हम एक ही लाट ले सकते हैं, तो लाट्स बढ़ाने के लिए कि वो 5-6 लाट्स ले ले, इसके लिए भी होता है। ठीक, एक लॉट्स में अलग अलग मात्रा में शेयर हो सकते हैं। इसी कारण से पिछले कुछ वर्षों में आईपीओ को कई गुना आवेदन मिल रहा है कि आईपीओ में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत पे के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर और कोटक महिंद्रा बैंक के बीच तनातनीकरण आईपीओ वित्तीय सुर्खियों में आया था। ये पिछले साल की न्यूज, 2021 की न्यूज है। पिछले कुछ वर्षों में आईपीओ के हाई नेटवर्थ लेवल के हिस्सों को आईपीओ वित्तीयकरण 500 से 900 गुना तक आवेदन मिला है। ठीक है, अक्टूबर 2021 में क्या हुआ, आरबीआई ने एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषित किया, आईपीओ के वित्त पोषण के लिए प्रति उधारकर्ता 1 करोड़ रुपए की सीमा होगी। फिर आरबीआई ने एक अधिसूचना जारी कर दिया कि आईपीओ के वित्त पोषण के लिए, फाइनेंसिंग के लिए पर बारबार कितना 1 करोड़ तक ले सकता है। कुछ महीने के बाद सेबी ने भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए आवंटन पद्धति में संशोधन कर दिया। इसने घोषणा की हाई नेटवर्थ का 1/3 हिस्सा 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के आवेदन वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, फिर क्या सेबी ने घोषणा की कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का 1/3 हिस्सा 2 लाख रुपए से जो 10 लाख रुपए तक के आवेदन वाले आवेदकों के लिए रिजर्व हो जाएगा, जबकि जो 2/3 हिस्सा है 10 लाख रुपए से अधिक के आवेदन के लिए आरक्षित होगा, मतलब रिजर्व कर दिया, दायरा बना दिया। अगला पॉइंट क्या है, रोलिंग सेटलमेंट। भारत में शेयर बाजार में जो खरीद बिक्री होती है उसका वास्तविक निपटारा तत्काल नहीं होता। ठीक है, वास्तविक निपटारा तुरंत नहीं होता। जो भी हम शेयर मार्केट में खरीदते हैं, बेचते हैं, उसका सेटलमेंट नहीं होता कि पैसा निकाल जमा नहीं कर सकते, खाते में नहीं ले सकते तुरंत। शेयरों को बेचने एवं खरीदने वालों के डीमैट अकाउंट में यह लेन देन उसी दिन या अगले दिन ही दिखने लगता। डीमैट में तो दिखने, परंतु वास्तविक निपटारा जो होता है 3 दिन T+2 दिन में पूरा होता है। इसी प्रकार शेयरों को बेचकर प्राप्त की गई धनराशि भी तीसरे दिन ही निकाली जा सकती है। इसे T+2 सेटलमेंट या रोलिंग सेटलमेंट कहते हैं। ठीक, ये तुरंत पैसा नहीं निकाल सकते अपने अकाउंट से, वो आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा। शेयर बाजार में सेटलमेंट में लगने वाले समय को कम करने की मांग को देखते हुए सेबी ने T+1 सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत की। अब क्या होता है, 1 दिन में ही सेटलमेंट हो जाएगा। इस सिस्टम के लागू होने के बाद शेयर बेचने के अगले दिन निवेशक के खाते में पैसा आ जाए। शेयर बेचा आप तो अगले दिन आप पैसा निकाल सकते हैं। अब शेयर खरीदने के 1 दिन बाद शेयर भी डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, फरवरी 2022 में शुरू में सबसे कम वैल्यूएशन वाली 100 कंपनियों को इस सिस्टम के तहत शामिल किया गया था। फरवरी 2022 में 100 कंपनी, इस लिस्ट में हर महीने 500 कंपनियों के शेयर शामिल किए गए थे। अब T+1 निपटारा भारत में पूर्णतः लागू हो चुका है। अब T+1 सभी में लागू है। इस व्यवस्था को अब धीरे धीरे T+0 में परिवर्तित किया जा रहा है, ताकि निपटारा उसी दिन हो जाए जिस दिन शेयर की खरीद बिक्री होती। ठीक है, इससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है जल्दी, क्योंकि उसको पैसे 2-3 दिन बाद मिलते थे। लेकिन अगर T+0 हो गया तो भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगा शेयर मार्केट में। बीटा वैल्यू क्या है, बीटा वैल्यू किसी कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव की तीव्रता की दर्शाती है। ठीक है, बीटा वैल्यू, यदि किसी एक कंपनी के शेयर में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव, कोई की कंपनी उसमें तेज़ी से उतार चढ़ाव हो रहा है, शेयरों को उच्च बीटा स्टॉक कहते हैं।
ठीक है। यदि किसी कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव की दर कम हो तो इसे निम्न बीटा स्टॉक, उच्च है तो उच्च बीटा स्टॉक ज़्यादा है और कम है तो निम्न बीटा है। एक शेयर में उतार चढ़ाव की तीव्रता को मापने के लिए इसकी तुलना सूचकांकों में हो रहे उतार चढ़ाव से की जाती है। सूचकांक इंडेक्स में क्या उतार चढ़ाव हो रही है, इससे की जाती है। एम्प्लॉयज स्टॉक ओनरशिप प्लान, ESOP, एम्प्लॉयज स्टॉक ओनरशिप प्लान, ये क्या है? एक कंपनी अपने कर्मचारियों को कंपनी के प्रति उनके योगदान के बदले आर्थिक प्रतिफल प्रदान करती है। कोई कंपनी कर्मचारी को अपने योगदान देखते हुए वो आर्थिक प्रतिफल प्रदान करती है, परंतु यदि प्रतिफल कंपनी के शेयरों के रूप में हो, वो पैसे की जगह बोनस की जगह शेयर दें, तो इसे क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। कर्मचारी को यह शेयर मुफ्त में अथवा बाजारी मूल्य से कम मूल्य पर दिए जाते हैं, या तो मुफ्त में दिए जाते हैं या तो मार्केट वैल्यू से कम पर दिए जाते हैं, परंतु ऐसे प्रतिफल के समय पर एक समय सीमा तय हो जाती है जिस दौरान कंपनी उस शेयर को बेच नहीं सकता। मान लो कोई कंपनी ने शेयर दिया तो कि आप साल भर इन शेयरों को बेच नहीं सकते, ठीक है। इसके कारण कंपनी के कर्मचारी उस कंपनी पर मालिकाना अधिकार होने का भाव उत्पन्न होता है कि हम भी इस कंपनी के शेयर धारक हैं, अतः कर्मचारी की निष्ठा कंपनी के प्रति और बढ़ती है। नेक्स्ट क्या है? स्वेट इक्विटी। एक कंपनी का संस्थापक पूंजी निवेश करके एक कंपनी की स्थापना, कोई कंपनी का संस्थापक है, वह पूंजी का निवेश करता है और एक कंपनी की स्थापना करता है। हालांकि वह अपने श्रम एवं कठिन परिश्रम से इस कंपनी में मूल्यवर्धन करता रहता है एवं कंपनी का विस्तार भी करता है, कंपनी बढ़ाता है। कठिन परिश्रम के द्वारा कंपनी में हुए इस अतिरिक्त मूल्यवर्धन को स्वेट इक्विटी कहा जाता है। जो वह मेहनत कर रहा है उससे जो कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है उसको क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी बोलते हैं। एक उदाहरण के रूप में एक कंपनी 100 की पूंजी से कोई स्थापित कंपनी शुरू की गई 100 रुपये से, और अगले 2 वर्ष में इसका संस्थापक कंपनी की 10% हिस्सेदारी 100 में बेचने में समर्थ हो जाता है, ठीक है। 10% हिस्सेदारी क्या हुआ? 100 में बेचने में समर्थ हो जाता है, तो यह कहा जा सकता है कंपनी का बाजारी मूल्य अब 1000 रुपये का हो गया, क्योंकि 900 का अतिरिक्त मूल्यवर्धन हुआ है, तभी तो 100 का बेचने में समर्थ हो चुका। यही अतिरिक्त मूल्यवर्धन स्वेट इक्विटी है, ठीक है। समता शेयर एवं वरीयता शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर, ये क्या है? इक्विटी शेयर एक कंपनी के साधारण अथवा सामान्य शेयर कहे जाते हैं। कंपनी के संस्थापक एवं आम निवेशकों के पास समता शेयर ही होते हैं। जो कंपनी के संस्थापक हुआ और आम इन्वेस्टर होते हैं उनके पास यही शेयर होते हैं। एक ऐसे शेयर धारक कंपनी के किसी भी निर्णय में मतदान कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो शेयर धारक वो कंपनी का कोई निर्णय होता है उसमें आप मतदान कर सकते, वोटिंग कर सकते हैं, परंतु इन्हें लाभांश तभी प्राप्त होगा। लाभांश डिविडेंड कब मिलेगा? जब कंपनी लाभांश वितरण का निर्णय लेती है। जब कंपनी आपस में सभी इन्वेस्टर बोर्ड बैठते हैं कि यहाँ कंपनी को लाभ हुआ, डिविडेंड देंगे, ठीक है। और प्रेफरेंशियल शेयर क्या है? एक कंपनी बड़े निवेशकों को बाजारी दर से भी ज़्यादा दर पर बेचती है। प्रेफरेंशियल शेयर क्या होती है? वरीयता शेयर को कंपनी क्या करती है? बड़े इन्वेस्टर हो उनको बाजारी दर से भी ज़्यादा दर बेचती है। लाभ का एक निश्चित हिस्सा ऐसे शेयरधारक को निरंतर प्राप्त देती रहती है, परंतु वरीयता शेयरधारक को कंपनी के किसी भी निर्णय में मतदान का अधिकार नहीं होता। लेकिन बाजार रेट मान लो 110 रुपये है तो 120 में भी बेच सकती है एवं लाभ का एक निश्चित हिस्सा भी शेयरधारकों को कंटिन्यू मिलता भी रहेगा जो कंपनी का लाभ होगा, परंतु उनको वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। इसे प्रेफरेंशियल शेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर इन कैपिटलिस्ट्स। ये दोनों ऐसे निवेशक होते हैं, ये दोनों कौन से निवेशक हैं? जिनमें जोखिम लेने की क्षमता अत्यधिक होती है, जो रिस्क ज़्यादा ले लेते हैं। ये निवेशक स्टार्टअप कंपनीज जो नई कंपनियां स्थापित हुई निवेश करते हैं, ठीक है, एवं इनमें लंबे समय तक हिस्सेदारी रखते हैं। लंबे समय तक इनका उद्देश्य क्या होता है? तत्काल लाभ बनाने का नहीं होता। आपको लॉन्ग समय में इन्वेस्ट करना है तो जो नई कंपनियां स्थापित हुई हैं जिनमें आपको विश्वास, तो उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका कार्य प्रणाली देख सकते हैं किस क्षेत्र में ये कंपनियां स्थापित हुई हैं। नव स्थापित कंपनियां नवाचारी कारोबार संबंधित हैं, जैसे ई कॉमर्स हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी और AI के क्षेत्र में जो ज़्यादा योगदान दे रही हैं, क्योंकि भविष्य में उन्हीं का युग है। एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे निवेशक जो अपनी धनराशि निवेश करते हैं
ये गैर सूचीबद्ध कंपनी में निवेश कर, जो लिस्टिंग कंपनी नहीं, इनमें लंबे समय तक हिस्सेदारी रखते हैं। जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, गैर सूचीबद्ध, जो लिस्टिंग कंपनी नहीं उनमें निवेश करते हैं। और वेंचर कैपिटलिस्ट कई निवेशक से पूंजी प्राप्त कर, एंजल जिनके पास स्वयं की धनराशि है, ठीक है, वही निवेश करते हैं। लेकिन जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वे अन्य निवेशक से पूंजी लेते हैं और एक फंड तैयार करते हैं, उसे अलग अलग स्टार्टअप में निवेश करते हैं, कई अलग अलग कंपनी में निवेश करते हैं। एंजल इन्वेस्टर एक नवस्थापित कंपनी के संस्थापक की छवि को वरीयता देते हैं, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, क्योंकि स्वयं की पूंजी होती है, वो जो संस्थापक है वो नई कंपनी जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी छवि को। जबकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, कारोबार की प्रकृति को वर्णित, वेंचर क्योंकि वो और लोगों से निवेश का पैसा लिए हैं, वो क्या करते हैं, वो उसका कारोबार क्या है कंपनी का, उसको देखते हैं। स्टार्टअप योजना के अंतर्गत, स्टार्टअप योजना के अंतर्गत एक स्टार्टअप कंपनी को यहाँ किस प्रकार परिभाषित किया गया है भारत में, जो नवाचारी हो, 10 वर्ष से ज़्यादा पुरानी ना हो, ठीक है। 10 वर्ष में किसी भी वर्ष कंपनी का वार्षिक राजस्व जो है, एनुअल रेवेन्यू 100 करोड़ से ज़्यादा का ना हो, 100 करोड़ से, तो वो क्या होते हैं, स्टार्टअप के अंतर्गत परिभाषित हैं। एंकर इन्वेस्टर्स, ये क्या होता है, एक आईपीओ में एंकर निवेशक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर संस्थागत निवेशक होते हैं, जैसे कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बीमा कंपनी हो गया आदि। सेबी के नियमों के अनुसार वे आम निवेशकों के लिए आईपीओ खुलने से पहले ही, जो आम लोगों के लिए आईपीओ जारी होता है उसके पहले ही आईपीओ में निवेश करते हैं, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं। लेकिन वे आवंटन मिलने के उन पे क्या लीन पीरियड होता है कि आवंटन आपको मिल गया उसके 30 दिन के बाद ही अपने शेयर बेच सकते, 30 दिन के अंदर आप शेयर नहीं बेच सकते, अर्थात उन पर 30 दिन का क्या होता है, लॉक इन पीरियड, मतलब लॉक होता है उनका कि वो बेच नहीं सकते हैं। किसी भी आईपीओ में 50% हिस्सा संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित होता है। 50% किस कोई भी आईपीओ है उसमें 50% किसके लिए होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए होते हैं। इसमें कुल आईपीओ का 30% हिस्सा एंकर निवेशकों के लिए आरक्षित हो, उसमें भी 30% किसके लिए होता है, एंकर इन्वेस्टर के लिए होता है। यह 30% हिस्सा संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित कुल 50% का हिस्सा होता है, ठीक है। 30% संस्थागत क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, उसमें 50% का हिस्सा होता है। एंकर निवेशकों द्वारा जो निवेश कंपनी को सार्वजनिक किया जाता है, इस अन्य निवेशकों का विश्वास जीतने में मदद मिलती है। अन्य निवेशक क्या करते हैं, विश्वास मिल लेते हैं, जो निवेशक को आईपीओ में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट जब इंस्टीट्यूशन बायर करता है तो अन्य निवेशक भी उसमें विश्वास जताते हैं। इस समय कि आईपीओ के मामले में एक एंकर निवेशक कम से कम 1 करोड़ का निवेश करेगा, ठीक है। स्मॉल जो है, स्मॉल कंपनी से स्मॉल कैप के उसमें क्या होता है 1 करोड़ तक। मुख्य बोर्ड आईपीओ के मामले में एंकर निवेशक कम से कम 10 करोड़ का निवेश करेगा मेन बोर्ड में। यदि कंपनी आईपीओ के माध्यम से 250 करोड़ तक की राशि जुटा रही तो कम से कम 2 एंकर निवेशक की आवश्यकता है, क्योंकि 250 करोड़ जुटा रहे तो उसमें 2 एंकर कम से कम होने चाहिए। यदि जुटाई गई जा रही राशि 250 करोड़ तो कम से कम कितने होने चाहिए, 5 एंकर निवेशक की, एंकर इन्वेस्टर होने चाहिए, ठीक है। एक कितना कर सकता है, कम से कम 10 करोड़ का निवेश करेगा, ठीक है। एंकर निवेशक लिस्टिंग के दिन या लिस्टिंग के 1 महीने के भीतर अपने शेयर नहीं बेच सकते। वे लिस्टिंग के 30 दिन बाद अपनी 50% हिस्सेदारी बेच सकते हैं, और 30 दिन पूरे होंगे उसके बाद भी केवल 50% बेच सकते हैं, और शेष 50% हिस्सेदारी 90 दिन के बाद ही बेच सकते हैं। जो 50% और बची वो 90 दिन के बाद। ये निवेशक आईपीओ की वास्तविक एवं उचित कीमत की खोज में मदद करते हैं। आईपीओ में उनकी दिलचस्पी आईपीओ की प्रामाणिकता की पुष्टि करती है, क्योंकि अगर आज लिया उन्होंने कल ही बेच दिया तो 50% हिस्सा तो उन्हीं का है, ठीक है, तो बाकी लोगों का पैसा डूब जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या, शेयर बाजार में यह संभव है कि एक ही कंपनी के शेयर का मूल्य अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में भिन्न हो। एनएससी होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों में मूल्य में अंतर होता है, शेयरों में पॉइंट में अंतर होता है। कोई 2 रुपये 2.5 है तो कोई 3 है,
एक स्टॉक एक्सचेंज पर मूल्य दूसरे की तुलना में कम या अधिक हो सकता है। ट्रेडर क्या करते हैं, मूल्य में इस असमानता का लाभ उठा सकता है ट्रेडर जो होता है। इसलिए ट्रेडिंग करने वाला शेयर को कम मूल्य वाले स्टॉक एक्सचेंज से, मान लो NSE से खरीद के BSE में बेच दिया, BSE में अधिक मूल्य वाले स्टॉक एक्सचेंज पर तत्काल बेच दिया, इसे क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज कहते हैं। एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग क्या है, यदि शेयर बाजार में ट्रेडिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से की जाए, शेयर बाजार में जो ट्रेडिंग हो रही है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर दिया जाए, उसकी मदद से हो रहा है, तो इसे एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को स्पष्ट निर्देश दे दिया जाता है स्वचालित रूप से कैसे ट्रेड करना है, कि इतने रुपए में खरीद लेना है, इतने में बेच देना है। इस प्रकार की ट्रेडिंग क्या होता है, तीव्र गति से होती है। हम हाथ से ट्रेडिंग करके इस गति को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। ठीक है। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड कंपनी को क्या बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं। एसेट क्यों, एक प्रकार का ये एसेट है जो फंड बन गया। शेयर बाजार में निवेश करना प्राय जोखिम भरा होता है, अतः बिना जानकारी तथा सीमित जानकारी के साथ निवेश करना भी उचित नहीं है। पहले जानकारी कर लें, उसके बाद ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड कंपनियां जो होती हैं शेयर बाजार में निवेश करने का एक स्रोत एवं उचित विकल्प है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। यह कंपनियां कई निवेशकों से पूंजी प्राप्त कर एक फंड तैयार करेंगी एवं उस पूरे कोष को अलग अलग क्षेत्र की कंपनियों के डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, शेयरों में निवेश करते, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करती हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनी होगी वो निवेश करेगी आपके पैसों को, जो लाभ प्राप्त होगा वो आपको भी मिलेगा। यह सरकारी प्रतिभूतियों में भी निवेश करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। इस निवेश को वह अपने प्रशिक्षित प्रबंधक को, जो शिक्षित उनके प्रबंधक हैं, उनके माध्यम से वो निवेश करते हैं। लाभ अथवा घाटा निवेशक का होता है, जो लाभ होगा या घाटा होगा को इन्वेस्टर का होगा। ठीक है, हमने मान लो म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश किया, तो अगर म्यूचुअल फंड को लाभ घाटा होगा तो हमारा भी होगा। इसको भारत में सेबी भी कंट्रोल करती है, सेबी कंट्रोल करती है। म्यूचुअल फंड को कौन कंट्रोल करता है, सेबी। जब भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी निवेश की नई योजना लेकर आती है तब इसे न्यू फंड ऑफर कहा जाता है। जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी निवेश की नई नई योजनाएं लाती है तो न्यू फंड ऑफर कहते हैं। यह एक निश्चित समय के भीतर इच्छुक निवेशक निवेश करते एवं कुल प्राप्त की गई पूंजी को निवेश कर इसे 10-10 की इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। जिस अनुपात में निवेश की गई कुल धनराशि ऊपर अथवा नीचे जाती है, उसी अनुपात में उस इकाई का मूल्य भी बढ़ता अथवा घटता है। किसी भी दिन शेयर बाजार के बंद होने के उपरांत एक इकाई का जो मूल्य होता है उसे नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। जिस दिन आज शेयर मार्केट बंद हुआ उसके बाद जो मूल्य होगा नेट एसेट वैल्यू करते हैं, जिसे NAV भी बोलते हैं। कहेंगे ना इतने रुपए में इतना NAV मिला। उन म्यूचुअल फंड योजनाओं को जिसमें कर के बचत के उद्देश्य से निवेश किया जाए उन्हें इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं जिसमें टैक्स सेविंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS। ठीक है। म्यूचुअल फंड को दो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत, एक होता है क्लोज इंडेड, एक ओपन इंडेड। क्लोज इंडेड म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश तभी तक संभव है, जो क्लोज इंडेड है, जब वह योजना एक न्यू फंड ऑफर के रूप में खुली हो। कोई योजना है वह न्यू फंड ऑफर के रूप में खुली है, तब तक आप उसमें निवेश करते हैं। इसे निश्चित समय सीमा के उपरांत ऐसी योजना निवेश नहीं करते। कोई समय समाप्त हो गया, मान लो 5 साल, उसके बाद इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए है, 2 साल आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन योजनाओं के अंतर्गत एक बार किए गए कुल निवेश के अनुसार इकाइयों की संख्या तय हो जाती है। ठीक है, टोटल निवेश की इकाइयों यूनिट की संख्या तय हो जाती है, कितने यूनिट इन्वेस्टमेंट का, उसके बाद उसमें संख्या बढ़ नहीं सकती। ठीक है। और इसी में होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। इसमें निवेश के लिए एक निश्चित समय सीमा नहीं होती, आप भविष्य में भी इन योजनाओं में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन योजनाओं के अंदर यूनिट की संख्या वह भी भविष्य में आप बढ़ा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश भी 2 तरह के होते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश 2 तरह, एक लमसम इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में, एक क्या होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे SIP बोलते हैं। एक मुश्त में निवेश में क्या होता है, बड़ी धनराशि 5 लाख एक साथ ही आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जबकि SIP क्या होता है, आप हर मंथ 2-2 हज़ार
इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसे एसआईपी बोलते हैं। सिस्टमेटिक होता है, इसलिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। एसआईपी क्या कहा जाता है? क्लोज इंडेड म्यूचुअल फंड योजना में संभव नहीं, क्योंकि जो क्लोज इंडेड है उसमें भविष्य में यूनिट नहीं बढ़ सकते, इसलिए एसआईपी क्लोज इंडेड म्यूचुअल फंड में शामिल नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ। ईटीएफ क्या है? वित्तीय उपकरण होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड हो गया की तरह हो सकते हैं, परंतु इनमें यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा बेचा जा सकता है। ठीक है। जो ईटीएफ होते हैं वो म्यूचुअल फंड की तरह भी हो सकते हैं, परंतु क्या होता है, इनकी यूनिट को स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद बेच सकते हैं, मार्केट में बीएससी एनएससी में खरीद बेच सकते हैं। पैसिव फंड एंड एक्टिव फंड क्या होते हैं? यदि किसी म्यूचुअल फंड में निवेश की गई धनराशि को कंपनी का फंड मैनेजर सूचकांक में सम्मिलित अलग अलग कंपनियों में निवेश कर दे एवं पूरे निवेश को सूचकांक में होने वाली परिवर्तन पर ही छोड़ दे, तब किए गए निवेश में होने वाला लाभ अथवा क्षति सूचकांक पर ही आधारित रह जाएंगे। इस पूरे निवेश में फंड मैनेजर की योग्यता अथवा क्षमता की कोई भूमिका नहीं होती। ऐसे निवेश को क्या बोलते हैं? पैसिव फंड। मतलब वो पैसिव हो गया, निष्क्रिय हो गया, अब उसकी जिम्मेदारी खत्म। कंपनी का फंड मैनेजर क्या करता है? अलग अलग कंपनी में निवेश कर दे, सम्मिलित अलग अलग कंपनियां उसमें इन्वेस्ट कर दे एवं पूरे निवेश सूचकांक में होने वाली परिवर्तन पर ही छोड़ दे। मतलब कैसा मार्केट बढ़ रही है, जो जिसमें इन्वेस्ट किया है बढ़ रही घट रही, उसी पर निर्भर हो जाए, तब किए गए निवेश में होने वाली लाभ होगा या तो हानि होगी। वो किस पर? सूचकांक पर ही रहेगा। सूचकांक घटेगा तो घटेगा निवेश। ठीक है, लाभ घटेगा। इसमें क्या, फंड मैनेजर की उसके बाद खरीदने के बाद भूमिका खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसे पैसिव फंड मैनेजर कहते हैं। लेकिन जो इसमें भिन्न, जब किसी म्यूचुअल फंड में प्राप्त धनराशि को कंपनी का फंड मैनेजर अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर अलग अलग कंपनियों के शेयरों में निवेश करे एवं क्या करे, समय समय पर निवेश में परिवर्तन करता रहे, तब ऐसे किए गए निवेश में होने वाले लाभ अथवा हानि सूचकांक में परिवर्तन से भिन्न होंगे। तब क्या होगा, लाभ अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि वो समय समय पर कंपनी का नेट वैल्यू देख, कौन कंपनी बढ़ रही है, किसके शेयरों के मूल्य बढ़ रहे हैं, उसके आधार पर बार बार उसमें परिवर्तन करेगा अगर वह मैनेजर, तो उसका इन्वेस्टरों का भी लाभ बढ़ेगा। यहाँ लाभ सूचकांक से ज़्यादा भी हो सकता है। सूचकांक में लाभ हो चाहे ना हो, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वो फंड मैनेजर बार बार बदल रहा है इन्वेस्टमेंट। ऐसे म्यूचुअल फंड को एक्टिव फंड, क्योंकि वो हमेशा एक्टिव रहता है। नेक्स्ट क्या है? अल्फा वैल्यू। अल्फा वैल्यू क्या है? अल्फा वैल्यू की अवधारणा एक्टिव फंड से संबंधित है। यदि एक एक्टिव फंड में, जो अभी एक्टिव फंड बताएं जिसका मैनेजर बार बार फंड बदलता रहता है, ऐसे निवेश में जो लाभ सूचकांक में होने वाली परिवर्तन से ज़्यादा हो, तब इस अंतर को अल्फा वैल्यू कहते हैं। जब इंडेक्स से ज़्यादा लाभ होने लगे एक्टिव फंड मैनेजर में, तो उसे अल्फा वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, कि हमें सूचकांक के सहारे नहीं छोड़ा गया। जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है उसने बार बार उसमें परिवर्तन किया, इससे इंडेक्स से ज़्यादा हमें लाभ हो रहा है शेयर मार्केट में, अपने एसआईपी में, तो इसे अल्फा वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शेयर बाजार को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? ये मेंस के पॉइंट से उपयोगी हो सकता है। इसमें शेयर बाजार को अलग अलग कारक प्रभावित करते हैं, जो कि ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर लाते हैं। इनमें 3 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? एक होता है अर्थव्यवस्था की दशा, अगर सकारात्मक हो। ठीक है, इकोनॉमी की दशा सकारात्मक, आर्थिक संवृद्धि तीव्र गति से हो रही हो, जैसे कोरोना काल में आर्थिक संवृद्धि कम थी, ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ी, तो कंपनियों का लाभ भी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में शेयर बाजार भी ऊपर की ओर जाएगा। इससे भिन्न यदि आर्थिक दशा, जैसे अभी युद्ध की दशा चल रही है, ठीक है, इजराइल ईरान में युद्ध चल रहा है, तो अर्थव्यवस्था की दशा निर्धारित नहीं, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, प्रतिकूल हो रहा है पेट्रोलियम गैस, तब ऐसे शेयर बाजार भी नीचे की ओर जाएगा। शेयर बाजार निरंतर घट बढ़ रहा है प्रतिदिन। ठीक है, तरलता एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है, लिक्विडिटी।
ऐसा क्या होता है, देश में लिक्विडिटी, लोग डिमांड कम करने लगते हैं। केंद्रीय बैंक सस्ती ऋण नीति लागू करें जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रभाव बढ़े। जब लोग डिमांड कम करने लगते हैं, ठीक, पैसा कम खर्चा करने लगते हैं, तो केंद्रीय बैंक क्या करे, या तो सस्ती ऋण नीति लाए, ठीक है, मार्केट में पैसा लाए, सस्ते ऋण प्रदान करे, लोग को हाथ में पैसा आएगा, पैसा खर्च करेंगे, इन्वेस्ट बढ़ेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी। निवेशक शेयर बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा फिर निवेश करेंगे, पैसा क्या करेंगे, उनको लोन मिल जाएगा तो वो उन्हें से कमाने की सोचेंगे, शेयर बाजार ऊपर की ओर जाएगा। यदि केंद्रीय बैंक महंगी ऋण नीति अपनाए तब क्या हो, मुद्रा का प्रभावी होगा। जैसे युद्ध की स्थिति चल रही है और केंद्रीय बैंक भी लोन महंगा देने लगे, लोगों के पास पैसा ना हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। अर्थव्यवस्था एवं निवेशकों के हाथ में कम धनराशि होगी जिससे शेयर बाजार में निवेश भी कम होगा और शेयर बाजार पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। तीसरा क्या है, शेयर बाजार में भावनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यह भावनाएं आर्थिक तथा राजनैतिक किसी भी प्रारूप में हो सकती हैं। लोगों की भावनाएं क्या हैं, ठीक है। यदि बाजार में निवेशक सकारात्मक आर्थिक परिवर्तन का अनुमान लगाते हैं, इन्वेस्टर होते हैं जो भावनाओं से भी चलते हैं, कोई राजनीतिक बयानबाजी से भावनाएं बदल सकती हैं, ठीक है। जैसे मोदी जी ने कहा से सोना ना खरीदें, तब वे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं, जिससे शेयर बाजार ऊपर की ओर जाता है। लोगों को विश्वास होगा कि भविष्य में अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट बढ़ेगी भविष्य में, इसी सोच से। इस प्रकार एक सशक्त एवं स्थिर सरकार राजनीतिक भावना को प्रबल करती है। कोई सशक्त सरकार है, लगता है कि देश में चाहे जैसे भी विपत्ति है वो स्थिर रहेगी, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है और वो निवेश करते हैं। निवेशकों को शेयर बाजार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी करे, गवर्नमेंट को प्रोत्साहित करे, तब भी बढ़ता है। इस कारण भी शेयर बाजार ऊपर की ओर जाता है। यदि आर्थिक एवं राजनीतिक भावनाएं निगेटिव हों, जैसे कि यदि राजनीतिक अस्थिरता हो कि सरकार कभी भी गिर सकती है अथवा युद्ध जैसी स्थिति हो, तब ऐसे में शेयर बाजार नीचे की ओर आता रहता है। जैसे पेट्रोलियम संकट, गैस संकट अभी हो गया था, बहुत विकट स्थिति आ चुकी थी, तो भी शेयर मार्केट गिरने लगता है। ठीक है। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये क्या है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होते हैं। ये दोनों में पंजीकृत होते हैं। इन दोनों को भारत में सेबी कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करता है, सेबी कंट्रोल करती है। जैसे एग्जाम में आ गया है कि आरईआईटी को कौन कंट्रोल करता है, या रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को कौन कंट्रोल करता है, तो सेबी कंट्रोल करते हैं। रियल इस्टेट इन्वेस्ट सेक्टर के म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं। ये भी क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड की तरह होता है। जबकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं। INVIT, ये क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं। इन दोनों के माध्यम से एक इच्छुक निवेशक, कोई इन्वेस्टर है, वो कम धनराशि भी रियल एस्टेट परियोजना में अथवा किसी बुनियादी निर्माण कंस्ट्रक्शन में क्या कर सकता है, निवेश कर सकता है। ठीक है। जैसे हाईवे का निर्माण हो रहा है, नेशनल हाईवे का, इनमें कम से कम 10,000 से 15,000 रुपये का निवेश किया जा सकता है। जबकि अधिकतम निवेश पर कोई परिसीमा लागू नहीं है, अधिकतम कितना भी कर सकते हैं, मिनिमम है 10 से 15,000। REIT एवं NVIT किसी निर्माणाधीन परियोजना, ठीक, कोई निर्माणाधीन परियोजना है, प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई बिल्डिंग बन रही है बड़ी बड़ी, कोई बड़े होटल बन रहे हैं, निवेश कर सकते हैं। एवं किसी ऐसी परियोजना में भी निवेश कर सकते हैं जो कि पूर्ण हो चुकी, कोई अगर परियोजना पूर्ण हो चुकी है, जैसे बिल्डर लोग निर्माण बना के फ्लैट देते हैं। REIT एवं NVIT उन परियोजनाओं में हिस्सेदारी रखते हैं एवं जो इससे लाभ होता है इसका 10% अपने पास रख, शेष क्या इन्वेस्टर में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्योंकि यह स्वयं ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है, ये ट्रस्ट के रूप में एक पंजीकृत है, यह कर से मुक्त होते हैं,
इनमें टैक्स नहीं लगता, परंतु निवेशकों को जो लाभ होता है उस पर कर लागू होता है। लेकिन जो निवेशक होते हैं वो निवेश करते इसमें, उन पे टैक्स लागू होता है। ठीक है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये ऐसे निवेश हैं जो भारत में किसी अन्य देश से आते हैं। यह विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार में क्या करते हैं, कोई विदेशी निवेश करते हैं और सरकारी प्रतिभूतियों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में एवं अन्य औद्योगिक प्रतिभूतियाँ सिक्योरिटीज़ होती हैं जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज होती है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब यह शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो इनका क्या होता है, तत्काल लाभ बनाने का होता है। ये तुरंत लाभ बनाना चाहते हैं, हमें आज ही लाभ हो जाए, हम कल चले जाएं शेयर मार्केट से। इनकी रुचि उस कंपनी के प्रबंधन में नहीं होती है, इनको उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है, इनको केवल लाभ कमाना होता है। यदि किसी भी कंपनी में 10% से कम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये 10% से कम, 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। 10% से कम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हिस्सेदारी अगर दे दिया जाए तो ये पूरी तरह से मार्केट को प्रभावित कर देंगे, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इनका उद्देश्य तत्काल लाभ कमाने का होता है, बनाने का होता है। या जैसे ही शेयर बाजार में उछाल आने के कारण लाभ बनाते हैं, शेयरों को बेच कर क्या अपनी धनराशि लेकर देश से निकल जाते हैं, क्योंकि ये फिजिकली रूप में तो आते नहीं, वहीं बैठे बैठे शेयर मार्केट में खेलते रहते हैं। जब मन हुआ निकाल लिया, जब मन हुआ लगा दिए। इनका पैसा किसी भी देश में स्थिर नहीं रहता। ठीक है, जब युद्ध की स्थिति आएगी तो मार्केट धीरे धीरे अचानक गिरने लगेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में शेयर खरीदते हैं और तुरंत बेच के निकल जाते हैं। ऐसे पैसे क्या बोलते हैं, हॉट मनी बोलते हैं। ठीक है, इन मनी को क्या बोलते हैं, हॉट मनी, क्योंकि यह स्थिर नहीं रहता अपने देश में, किसी भी देश में। जब यह पैसा देश से बाहर निकलता है तब घरेलू मुद्रा कमज़ोर हो जाती है। घरेलू मुद्रा, अपने रुपए की कीमत कमज़ोर हो जाएगी। अतः कमज़ोर हो रही इस घरेलू मुद्रा को क्या बोलते हैं, हीटेड मनी कहते हैं, इसे हीटेड मनी बोलते हैं। अब एफपीआई भी दो भागों में बांटा गया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को दो प्रारूप में वर्ग किया। एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो विदेशी संस्थागत निवेशक, जो वहाँ के विदेशी इंस्टीट्यूट होते हैं वो निवेश करते हैं। और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, क्यूएफआई जिसे बोलते हैं, क्वालिफाइड विदेशी निवेशक। ठीक, विदेश के जैसे अमेरिका, यूरोप और अदर कंट्री के संस्थान हो गए, वो निवेश करते हैं भारतीय मार्केट में, या वहाँ के लोग निवेश करते हैं, उन्हें क्यूएफआई बोलते हैं, क्वालिफाइड विदेशी निवेशक बोलते हैं। ठीक है, जो एफएफआई होते हैं, एफआईआई फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक जो होते हैं, विदेशी वित्तीय संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जैसे कि बीमा कंपनी हो गई वहाँ की, म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई इत्यादि। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वहाँ के जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ क्या म्यूचुअल फंड हो गया, बीमा कंपनी, ये भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करते हैं। जैसे तो भारत में शेयर बाजार में निवेश करते हैं, सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या ऑन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, व्यक्तिगत निवेशक होते हैं। यह क्या करते हैं, अपना पैसे एक विदेशी निवेशक के रूप में भारत के शेयर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों एवं अन्य औद्योगिक प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। ठीक है, ये भी वैसे ही निवेश करते हैं। यह उन देशों के नागरिक होते हैं जो एफएटीएफ के सदस्य हैं। ये कहाँ के नागरिक होंगे, जो एफएटीएफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो जितने सदस्य देश इसमें शामिल हैं वहाँ के ये नागरिक होंगे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पूरे विश्व में क्या आतंकवाद के लिए वित्त पोषण, जो भी देश जैसे पाकिस्तान हो गया, आतंकवाद के लिए फंड उपलब्ध कराता है एवं काले धन के लेन देन पर भी नज़र रखता है एफएटीएफ। इसके वर्तमान में कितना 40 सदस्य, जिसमें एक यूरोपीय संघ भी है एवं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी है। ठीक है,
पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स क्या बोलते किसे बोलते हैं। पी नोट्स वित्तीय उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से क्या होता है, विदेशी संस्थागत निवेशक, जिनके बारे में भी पीछे बात की गई, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी भारत के शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, जो कि भारत में पंजीकृत नहीं होते हैं। भारत में ये पंजीकृत नहीं होते लेकिन यहाँ निवेश कर सकते हैं। 2000 में सेबी ने भारतीय शेयर बाजार में लागू किया था। इसे कब लागू किया था, पी नोट्स को। पी नोट्स के माध्यम से विदेशी लोग, विदेशी संस्थागत निवेशक संस्थागत कर सकते हैं निवेश, ठीक। पी नोट्स के माध्यम से यहाँ निवेश करते हैं। 2000 में सेबी ने लागू किया था। सेबी से अनुमति प्राप्त कर भारत में पी नोट्स को वे विदेशी संस्थागत निवेशक जारी करते हैं, ठीक है। सेबी से पहले अनुमति लेते हैं, जो कि भारत में पंजीकृत हैं, जो भारत में पंजीकृत हैं वो जारी करते हैं। इन पी नोट्स के माध्यम से वे विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर पाते हैं, जो कि भारत में पंजीकृत नहीं है, ठीक है। जो पंजीकृत हैं भारत में वो क्या करते हैं, पी नोट्स के माध्यम से सेबी से अनुमति लेंगे, और जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए एक माध्यम के रूप में काम करते हैं, ठीक है। बिचौलिए का काम जिसे बोलते हैं। पी नोट्स को और ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं एक वित्तीय उपकरण के रूप में। ये क्या करते हैं, पी नोट्स को और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से 2 प्रमुख प्रावधान लाए गए हैं। पहला प्रावधान क्या है, यह है कि पी नोट्स के माध्यम से यदि एक गैर पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक, पी नोट्स के माध्यम से कोई गैर नॉन रजिस्टर्ड विदेशी संस्थागत निवेशक है भारत के शेयर बाजार में निवेश करता है, तब उसके लाभ पर भारत सरकार कर की प्राप्ति नहीं करेगी। ये भी एक फायदा है कि अगर वो गैर पंजीकृत, इसके माध्यम से कोई गैर पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक जो है निवेश करता है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो प्रॉफिट होता है। दूसरा प्रावधान क्या है, गैर पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक निवेश की गई धनराशि कहाँ से लेकर आए हैं इसकी जानकारी भारतीय नियमों को देने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन इससे एक समस्या ये हो गई, काले धन को हाइड किया जा सकता है, ठीक है। गलत रुपयों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पी नोट्स के माध्यम से पहले भी किया जा चुका है। इन प्रावधानों से गैर पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को लाभ हुआ, और क्या हुआ, भारत के शेयर बाजार में विदेशी निवेशक का आगमन भी बढ़ा, और वो अपने धन को हाइड करने के लिए तरह तरह के माध्यम से यहाँ निवेश को बढ़ावा मिल गया है, ठीक है। धीरे धीरे भारत के शेयर बाजार में कुल विदेशी निवेशकों के 50% से ज़्यादा हिस्सा पी नोट्स के माध्यम से आ गया। फिर क्या हुआ, 50% से ज़्यादा हिस्सा पी नोट्स के माध्यम से होने लगा, ठीक है। वो जानबूझ के, क्योंकि टैक्स भी नहीं देना और ये भी नहीं पूछा जाएगा आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, देखा गया कि निवेश से उत्पन्न जो लाभ है, चूँकि भारत कर की वसूली नहीं करता, इससे राजस्व की क्षति भी होने लगी, भारत को नुकसान होने लगा। लाभ उठाने के उद्देश्य से वे विदेशी संस्थागत निवेशक भी, जो कि भारत में खुद पंजीकृत कराने में समर्थ थे, अब क्या हुआ, इससे जो समर्थ थे वो भी अब पंजीकृत नहीं कराते थे, जितने पंजीकृत थे उसी के माध्यम से निवेश करने लगे, पी नोट्स के माध्यम से ही निवेश करते रहे। क्योंकि भारत निवेश की गई धनराशि का स्रोत गोपनीय रखने की स्वतंत्रता देता था। भारत क्या करता था कि आप चाहे जहाँ से पैसा लाएं, हम आपके स्रोत को गोपनीय रखेंगे। विभिन्न देशों का काला धन भी भारत के शेयर बाजार में निवेश होने के लिए डम पड़ गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया, भारत सरकार सेबी पी नोट से संबंधित नियमों को कठोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे काला धन ना आ सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।